अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे और यकीनन एक्साइटेड होंगे कि सासों में बसा है तेरा नाम में आखिर वहबान और इंशा की शादी कब होगी और कैसे होगी। तो जनाब, आज की एपिसोड में आपके इस सस्पेंस का तो भांडा फूटने ही वाला है, मगर उसके साथ ही आपके लिए मौजूद है इसमें एक और मेगा सरप्राइज। जानना चाहते हैं क्या? तो फिर देर किस बात की, चलते हैं सांसों में बसा है तेरा नाम की एपिसोड 21 की तरफ। सांसों में बसा है तेरा नाम एपिसोड 21। आपकी बारात आ चुकी है, अभी थोड़ी देर में निकाह है आपका। बेटा, हो सके तो अपनी माँ की अब तक की खताएं माफ़ कर देना। मैं जानती हूँ दुनिया की सबसे बुरी माँ हूँ मैं, जिसने आपको सिवाय कैद के कुछ नहीं दिया, लेकिन इन सब के पीछे मेरी क्या क्या मजबूरियाँ छुपी हैं मैं आपको बता भी नहीं सकती। लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप अपनी शुरू होने वाली इस नई और खूबसूरत ज़िंदगी में खुश रहें और पिछली ज़िंदगी की परछाई तक ना हो उसमें। असमारा बेगम उसके हाथ थाम कर पेशानी चूमती मोहब्बत और फिक्र से चूर लहजे में बोली थी, जिस पर ना चाहते हुए भी इंशा दिक्कतों से मुस्कुराती थी। जब उसी लम्हे दरवाजे पर नॉक करते मुलाजमा ने निकाह ख्वाह और बाकी गवाहान के अंदर आने की इतला दी थी, इंशा का दिल चाहा था वो अभी इस निकाह से इनकार कर दे और इन सब से कहीं दूर भाग जाए। वो एक कैद से दूसरी कैद में नहीं जाना चाहती थी। न जाने इस नई कैद में जाने के बाद वो अपने मुल्क की खातिर कुछ कर पाएगी भी या नहीं। उसने सख्ती से अपने साथ बैठी असमाना बेगम का हाथ जकड़ते आंखें मूंद ली थीं। उसे इस वक्त शिद्दत से अपनी ज़िंदगी की सबसे अजीज तरीन हस्ती की याद आई थी, जो ज़िंदगी के हर मोड़ पर उसकी ढाल बनकर रहे थे, मगर इस वक्त इतने अहम वक्त पर, जब वो अपनी जुमला हुकूक किसी अनजान अनदेखे शख्स के नाम कर रही थी, तो वो उससे बहुत दूर थे। कई आंसू टूटकर इंशा के मेकअप से सजे दिलकश चेहरे पर फिसलते नमी बिखेर गए थे। इंशा यामीन वल्द यामीन सिकंदर, आपका निकाह वाबान हातिम वल्द हातिम से बाइवज़ 3 लाख हक महर से कराइजुल वक्त के तय पाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब की आवाज़ उसकी समातों से टकराती उसे पूरी तरह आंसू में भिगो गई थी। इंशा, असमारा बेगम ने उसे बाजू के हसार में लेते उसको मौलवी साहब को जवाब देने का कहा था, लेकिन इंशा चाह कर भी कोई लफ्ज़ अदा नहीं कर पाई थी। उसे इस वक्त शिद्दत से किसी की याद आई थी, जब उसी लम्हे उसे अपने सर पर किसी के हाथ का लम्स महसूस हुआ था। इंशा ने झटके से सर ऊपर उठाया था, जब वहाँ सियाह दाढ़ी से अपना चेहरा ढके खड़े शख्स को एक नज़र देखते ही वो पहचान गई थी। उसकी भीगी आंखों में उभरने वाली मुस्कान बेसाख्ता थी। मुकाबिल खड़े शख्स ने आंखों के इशारे से उससे असबात में जवाब देने का इशारा किया था, जिस पर हमेशा की तरह अमल करते इंशा ने नज़रें वापस झुका ली थीं। वो बचपन से लेकर अब तक इसी इशारे की मुंतज़िर रही थी और कभी इस इंसान की किसी भी बात से इनकार नहीं किया था, क्योंकि यही वो इंसान थे जिन्होंने उसकी तारीकी भरी ज़िंदगी को उजालों का रास्ता दिखाया था और उसे भटकने नहीं दिया था। कबूल है। इंशा के होठों से निकलने वाले अल्फाज पर असमारा बेगम की रुकी सांसें बहाल हुई थीं। इंशा यामीन वल्द यामीन सिकंदर, आपका निकाह बाबान हातिम वल्द हातिम से बाइवज़ 3 लाख हक महर सिक्का रायचुल वक्त के तय पाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने तीसरी बार भी वही अल्फाज दोहराए थे, जिसका जवाब देते इंशा ने अपना उस अजनबी के नाम कर दिया था, जिसके नाम से ज़्यादा वो उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। कबूल है। इंशा के इकरार के साथ ही कमरे में मुबारक सलामत का शोर गूंज उठा था। इंशा ने जल्दी से पलट कर देखा था, मगर अब वहाँ उस हस्ती को मौजूद ना पाकर इंशा के आंसू एक बार फिर उसका चेहरा भिगो गए थे। काश आप हमेशा के लिए मेरे साथ रह पाते, काश। इंशा ने हसरत भरी निगाहों से उस खाली जगह को घूरते सोचा था। बहुत बहुत मुबारक हो मेरी जान। असमारा बेगम उसे अपने सीने से लगाते ममता भरी खुशी से गोया हुई थी, मगर इंशा को हमेशा की तरह आज भी उनकी आगोश में वैसा सुकून नहीं मिला था जैसा उस एक हाथ के लम्स से मिलता था। इस फर्क की वजह वो आज तक नहीं समझ पाई थी।
سر، اس لڑکی کا پتہ چل گیا ہے، اب آگے کیا حکم ہے اس کے لیے؟ جمشید کی اسپیکر سے ابھرتی آواز اس کے وجیح چہرے کے تنے نقوش کافی حد تک بحال کر گئی تھی۔ کسی نے اس کے علاقے میں بلا اجازت داخل ہو کر اس کی مخبری کرنی چاہی تھی۔ وہ بھلا ایسے شخص کو کیسے بخش سکتا تھا؟ مار دو اسے اور کسی ایسی جگہ دفن کرو کہ اس کا نام و نشان بھی دنیا والوں کو نہ مل سکے۔ سامنے ٹیبل پر چمکتی اپنی نیم پلیٹ کو دیکھتے وہ بے رحم لہجے میں بولتا اپنے آدمی کو بھی سہمنے پر مجبور کر گیا تھا۔ لیکن سر، اگر وہ بے قصور ہوئی تو؟ جمشید جانتا تھا وہ اس وقت شدید غصے میں ہے، مگر پھر بھی اس لڑکی کو اتنی بے دردی سے مارنے کے حکم پر اس نے مداخلت کرنی ضروری سمجھی تھی۔ لگتا ہے تم اس لڑکی کے ساتھ ساتھ اپنی قبر بھی کھدوانا چاہتے ہو۔ اپنے باس کی بے لچک اور بے رحم آواز پر جمشید کی زبان تالو سے جا لگی تھی۔ وہ اس کے حکم پر سر تسلیم خم کرتا فون بند کر گیا تھا۔ سر، آج شام 7 بجے ہماری دونوں گاڑیاں پولیس چیک پوسٹ کراس کریں گی۔ وہاں کے ایس ایچ او سے بات ہو چکی ہے اور بھاری رقم بھی اس کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دی گئی ہے۔ اب اس معاملے میں کسی قسم کی رکاوٹ بظاہر تو نظر نہیں آ رہی۔ اس کی اجازت سے اندر داخل ہوتا ندیم ہاتھ باندھے چہرہ جھکائے کھڑا تھا، کیونکہ اس کے چہرے کی جانب دیکھنے کی اجازت کسی کو نہیں تھی۔ نہیں، جب تک ہماری گاڑیاں وہاں سے نکل کر ہمارے محفوظ ٹھکانے پر نہیں پہنچ جاتی، اس ایس ایچ او پر نظر رکھو۔ یہ دولت کے نام پر بکنے والے بے زمین لوگ کسی صورت اعتبار کے قابل نہیں ہوتے۔ سامنے ٹیبل پر پڑا پیپر ویٹ گھماتے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک نمایاں تھی۔ جی سر۔ ندیم اسی طرح سر جھکائے وہاں سے نکل گیا تھا۔ جتنی دیر وہ اپنے باس کے سامنے کھڑا رہا تھا اس کی ٹانگیں کانپتی رہی تھیں، کیونکہ سامنے ٹیبل پر سجا آلہ ان سب کی سانسیں روک دیتا تھا۔ اپنی سربراہی کرسی پر بیٹھا وہ شخص اپنے ارد گرد موجود لوگوں کے اس خوف سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس خنجر کی جانب اس نے ہاتھ بڑھایا ہی تھا جب ایک طرف پڑا اس کا موبائل پھر سے بج اٹھا تھا۔ اسکرین پر جگمگاتا نمبر دیکھ کر اس کے چہرے کی کرختگی میں بہت حد تک کمی آئی تھی۔ حناد محتشم اسپیکنگ۔ موبائل کان سے لگاتے وہ گمبھیر بھاری آواز میں بولتا اپنی دائیں جانب کھڑے سجاول کو اپنی جانب متوجہ کر گیا تھا۔ ہر جگہ پر وہ اپنا اصلی نام استعمال نہیں کرتا تھا۔ وہ یہاں کے لوگوں کے لیے اور اس کام کے لیے کسی درندے سے کم نہیں تھا۔ حناد محتشم جو دنیا کی نظر میں ایک معزز انسان اور کامیاب ترین بزنس مین تھا، اس کے اس درندگی بھرے روپ سے اس دنیا کا کوئی فرد واقف نہیں تھا۔ آج پہلی بار اس نے اس طرح خود سے اپنا نام لیا تھا۔ سر، میں آصفہ بات کر رہی ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں آج آفس نہیں آ سکتی۔ آصفہ کی کمزور سی نقاہت زدہ آواز حناد کے کانوں سے ٹکراتی اسے بے چین سا کر گئی تھی۔ محترمہ، آپ ہر بار اپنا کانٹریکٹ کیوں بھول جاتی ہیں؟ آپ کو چھٹی کی اجازت نہیں ہے۔ وہ درندہ صفت شخص بھلا کسی کے ساتھ نرمی کیسے برت سکتا تھا؟ سر پلیز۔ آصفہ نے کچھ کہنا چاہا تھا مگر اس کی ایک بھی سنے بغیر حناد کال کاٹ گیا تھا۔ کہا تھا نا تمہیں، وہ میری بات نہیں مانے گا۔ انتہائی سنگین انسان ہے۔ آصفہ کو کل رات سے شدید بخار تھا۔ اس کا خوف کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ہنا مسلسل اس کے ساتھ ہی تھی۔ ہنا کے کہنے پر ہی اس نے کال کر کے حناد سے آج کی لیو مانگی تھی، اس امید پر کہ کیا پتہ اسے رحم آ جائے، مگر اس کا وہی دو ٹوک جواب سن کر آصفہ بہت مشکل سے کمبل سائڈ پر کرتی بیڈ سے اٹھی تھی۔ آصفہ، تمہاری حالت آفس جانے والی بالکل بھی نہیں ہے، پلیز رحم کرو خود پر کچھ۔ ہنا نے اسے کندھوں سے تھام کر واپس بیڈ پر بٹھایا تھا۔ نہ جا کر نہ میں خود پر مزید ظلم کروں گی، تم جانتی نہیں اس پاگل انسان کو، اس لیے جانے دو مجھے۔ آصفہ بے بسی سے بولتی اٹھ گئی تھی۔ اس کو بہت تیز بخار تھا اور نقاہت کی وجہ سے چلنا بھی محال ہو رہا تھا، مگر آفس نہ جا کر وہ اس انسان کے قہر کو آواز نہیں دے سکتی تھی۔ میں ساتھ آؤں تمہارے؟ ہنا اس کی مجبوری دیکھ آنکھوں میں نمی بھرے بولی تھی۔ آصفہ نے دوسروں کی مدد کرنے کی خاطر خود کو دنیا والوں کے سامنے لالچی لڑکی ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ نہ جانے کتنی بڑی مشکل میں الجھا لیا تھا۔ ہنا کے سمجھانے کے باوجود وہ خود کو دوسروں کی مدد کرنے سے باز نہیں رکھ پاتی تھی۔ نہیں، وہ جلاد اس بات کی بھی کوئی سزا سنا دے گا، تم فکر مت کرو، میں چلی جاؤں گی۔
आसफा की हालत ऑफिस जाने वाली बिल्कुल भी नहीं थी, मगर हन्नात के ऑर्डर पर नाचार उसे जाना पड़ रहा था। तुम्हारी अकेले जाने वाली हालत नहीं है, मैं ऑफिस के अंदर नहीं जाऊंगी, तुम्हें बाहर से ही छोड़कर वापस आ जाऊंगी। हिना के पुरजोर इसरार पर आसफा को हार माननी पड़ी थी। ब्राउन कलर का अबाया जेब तंग किए ब्लैक स्कार्फ को हिजाब की तरह लपेटे वो हिना के हमरा ऑफिस जाने के लिए निकल आई थी। हॉस्टल से निकलकर बस स्टॉप तक आते उन दोनों ने ही नोट किया था कि कोई उनका पीछा कर रहा है, मगर इर्द गिर्द निगाहें घुमाने के बाद भी कोई ऐसा इंसान नजर नहीं आ सका था। आसपा, मुझे डर लग रहा है, कहीं वही लोग तो हमारा पीछा नहीं कर रहे जिनसे कल तुम भाग कर आई थी। कहीं उस रक्षा वाले ने उन्हें तुम्हारे बारे में बता ना दिया हो। हिना का दिमाग तेजी से चलने लगा था, मगर उसकी बात सुनते ही आसपा का पूरा वजूद कपकपाने लगा था। अगर वाकई हिना की बात सच है और वो लोग उसे भी इसी तरह उठाकर ले गए तो। आसफा का चेहरा जर्द पड़ा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो इंसान नहीं हैवान थे, अगर वो वाकई मुझ तक पहुंच गए तो। आसफा हिना का हाथ मजबूती से पकड़ती सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, जब उसी लम्हे उसकी नज़र कुछ फासले पर रोड के दूसरे किनारे आकर खड़ी होती सियाह शीशों वाली गाड़ी पर पड़ी थी। उसका दिल खौफ के आलम में बुरी तरह धड़का था। इंशा रुखसती के वक्त अपनी माँ के गले लगकर बहुत रोई थी। बारात के पूरे फंक्शन में वो गुमसुम सी सर झुकाए बैठी रही थी। उसे इर्द गिर्द का कोई होश नहीं था, ना ही अपने साथ बैठे अपने शौहर की खबर थी उसे। असमारा बेगम ने ही उसे सीने से लगाते गाड़ी में आन बिठाया था। इंशा की नज़रों ने उस हस्सी को दोबारा अपने इर्द गिर्द ढूंढना चाहा था, मगर वो कहीं नहीं थे। जैसे उसे मजबूत हाथों में सौंपने के बाद उसकी जानिब से बेफिक्र हो गए हों। अल्लाह तुम्हारा हामी व नासिर हो मेरी जान, अगर हो सके तो अपनी इस गुनाहगार माँ की खताएं माफ़ कर देना। इंशा के माथे पर बोसा देते असमारा बेगम उसे गाड़ी में बिठाकर पीछे हटी थीं, जब उनकी नज़र कुछ फासले पर फ़ोन सुनते वहबान की जानिब उठी थी। अपने इंतहाई वजी और खूबरू दामाद को देखकर उनका चेहरा खुशी से जगमगा उठा था, लेकिन उन्हें वहबान हमेशा खुद से खिंचा खिंचा सा लगा था। उनकी बातों का हूँ हाँ में जवाब देने से ज़्यादा कभी कोई ख़ास बात नहीं करता था, लेकिन फिर भी असमारा बेगम को ये रोशन पेशानी वाला नौजवान बहुत पसंद था। मुझे इस औरत के अंदाज ठीक नहीं लग रहे, ज़रूर ये अपनी बेटी की रुखसती के बाद कुछ बड़ा करने वाली है, इस पर पूरी तरह नज़र रखना। बहुत शातिर है ये, कोई चाल तो ज़रूर चलने वाली है। वहबान इर्द गिर्द मुख्तलिफ भेस में मौजूद अपने आदमियों को फ़ोन पर हिदायत देता गाड़ी की जाने बढ़ा था, जहाँ वो जीनत और साइमा बेगम के साथ खड़ी उसी की मुंतज़िर थीं। वहबान बेटा, मैंने बहुत बड़ी बात छुपाई आप लोगों से, हो सके तो मुझे उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। असमारा बेगम इंशा के लिए हर तरह से सबके दिल साफ़ कर देना चाहती थीं। इससे पहले वो साइमा बेगम से भी माफ़ी मांग चुकी थीं, जो अभी भी काफ़ी नाराज़ लग रही थीं। इट्स ओके। वहबान बहुत मुश्किल से अपना लहजा नॉर्मल रखने की कोशिश करता उन्हें जवाब देता गाड़ी की जानिब बढ़ गया था। निकलो बाहर। ड्राइविंग सीट पर बराजमान खजर को बाहर निकलने का कहते उसने पीछे इंशा के साथ बैठी उरूज को भी बाहर आने का इशारा किया था। क्या हुआ, तुम खुद ड्राइविंग करोगे? खजर ने अचंभे से पूछा था। क्यों, मैं ड्राइविंग नहीं कर सकता क्या? वहबान की घूरी पर खजर गड़बड़ाया था। जी भाई, आपने बुलाया? उरूज भी हैरान सी बाहर निकली थी। उसे फ्रंट सीट पर बिठाओ और तुम दोनों अपना किसी और गाड़ी में बंदोबस्त करो। निहायत ही महज़्ज़ब लहजे में उन दोनों को अपनी गाड़ी से निकल जाने का कहता वो ड्राइविंग सीट पर आवन बराजमान हुआ था। मगर भाई, वो उरूज को कुछ समझ नहीं आया था। इतना बेबाक दुल्हा उसने वाकई पहली बार देखा था। उरूज जो कहा है वो करो। बाबान को अपनी बात का दोहराना सख्त नापसंद था। उरूज खजर को हैरान आंखें निकाल कर घूरती इंशा की जानिब बढ़ी थी और उसे पिछले दरवाजे से निकालकर गाड़ी की फ्रंट सीट पर बिठा दिया था। इंशा, जो अपने ही ख्यालों में गुम थी, अपनी इंतहाई करीब खुशबू का झोंका महसूस करते उसे हैरत का झटका लगा था। उसने चेहरा उठाकर बराबर में बैठे शख्स को घूरा था, जो पहले असमारा बेगम और अब उरूज के बताने के मुताबिक उसका शौहर था।
ये वाहवान भाई तो मेरी सोच से भी ज़्यादा रोमांटिक निकले। अपनी दुल्हन को लेकर अकेले ही निकल गए। और देखो दादी जान कैसे खड़ी मुस्कुरा रही हैं। ये दीदा दलेरी कोई और दिखाता तो अब तक हड्डी पसली एक हो चुकी होती उसकी। उरूज से किसी सूरत ये सब हजम नहीं हो रहा था। दूसरों की खुशियों से जल्दी ही रहना मोटी। अब जल्दी से जाकर बैठो गाड़ी में, ऐसे ना हो पैदल वॉक करते आना पड़े। खजर उसे मजीद छेड़ता दूसरी गाड़ी की जानिब बढ़ गया था। हन्नान एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग की गर्ज से उजलत में अपने ऑफिस में दाखिल हुआ था। आसफा का खाली पड़ा केबिन देखकर उसके नकूश में मजीद सख्ती दर आई थी। ये लड़की उसकी बात ना मानकर हमेशा अपनी मुश्किलात बढ़ाने का बाइस बनती थी। इस वक्त भी अपनी बात का ना माना जाना हन्नात को शदीद गुस्सा दिला गया था। सर, जमशेद ने आपको उस लड़की की तस्वीर भेज दी है। अभी कुछ ही देर में वो उसे ख़त्म करने वाला है। सज्जावल ने जमशेद के कहे के मुताबिक हन्नात को मतला किया था। जमशेद को उस लड़की को ख़त्म करने का हुक्म देने के बाद न जाने किस ख्याल के ज़ेर असर हन्नात ने तस्वीर भी मांग ली थी। वो ये तस्वीर आगे भेज कर ये भी देखना चाहता था कि कहीं उस लड़की का ताल्लुक किसी इदारे से तो नहीं था। हन्नात उसकी बात पर सर हिलाता मोबाइल फ़ोन पर आए नोटिफिकेशन चेक करने लगा था। जब उसकी नज़र जमशेद की तरफ से मौसूल हुए नोटिफिकेशन पर पड़ी थी, जिसे ओपन करते ही हन्नात के हाथ से मोबाइल छूटकर टेबल पर जा गिरा था। उसे ऑफिस की तरफ दीवार घूमती महसूस हुई थी। सजावट घबरा कर उसके करीब आया था। क्या हुआ सर? हन्नात की लाल पड़ती आंखें देखकर उसे किसी शदीद गड़बड़ का एहसास हुआ था। जल्दी से जमशेद को कॉल मिलाओ, उस लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उसे खराश भी आई ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। हन्नात बेचैनी के आलम में ऊंची आवाज में धाड़ा था। अपने जज्बात खुद से भी छुपा कर रखने वाला हन्नात मुहतशिम आसफा की जान खतरे में होने का सुनकर खुद पर काबू नहीं रख पाया था। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। तो फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसी लगी आपको आज की सरप्राइजिंग एपिसोड। यकीनन आपको पसंद आई होगी। तो फिर हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आइकॉन बटन दबाना भी, ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।